Hello guys, welcome to UPSC with Iraya. Today we are going to cover the topic of fundamental rights. ये काफ़ी huge and काफ़ी important है, तो focus से करते हैं हम इसको। तो ये एक kind of revision video है, ना तो इतनी ज़्यादा depth में कराऊंगी और ना ही इतना superficially कराऊंगी कि concept ही समझ में ना आए, but ज़्यादा depth में नहीं है कि मैं आपको हर छोटी छोटी term बताऊं। So let's start it. कि मतलब एक क्रिस्प वे में तैयार करने का अगर टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के थोड़े कंसेप्ट्स देखते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। राइट्स जो एक रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। तो क्लेम्स है पर्सन के जो हमने सोसाइटी ने एज अ कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज किए गए हैं कि ये मेरा राइट है, मुझे इतना तो मिलना चाहिए। तो रिटर्न राइट्स कब से आए थे? तो ये स्टार्ट हुए थे बेबीलोन में, इराक रीजन है जो, वहाँ से जो साइरस द ग्रेट था उसने सबसे पहले 539 बीसी में रिटर्न राइट्स एक बनाए थे। उसके बाद हिस्ट्री क्या है कि जो ब्रिटेन है उसने 1215 एडी में मैग्ना कार्टा एक नाम का लेटर निकाला था, उस पे बेसिक राइट्स थे ह्यूमंस के। फिर आता है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स। तो ये कुछ एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक हिस्ट्री है कि रिटर्न राइट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कहाँ से? बेबीलोन से। तो यहाँ से ये रिटर्न राइट्स का कंसेप्ट आता है। अब देखते हैं कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। नेचुरल राइट्स, ऑर्डिनरी जो लीगल होते हैं, जो स्टैट्यूटरी किसी लॉ के थ्रू मिलते हैं, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स तो हो गए कि जो वर्च्यू ऑफ बाय बीइंग बोर्न, कि आप ह्यूमन हो, इतना बेसिक मिनिमम तो आप डिजर्व करते हो, वो नेचुरल राइट्स होते हैं। तो इसकी कोई लीगल बैक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो जुडिशरी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हर कंट्री के, थोड़ा उनको एक्सपैंड करती जा रही है। जैसे पुराने ज़माने में राइट टू इंटरनेट नाम की कोई चीज़ भी नहीं होगी, बट अब इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, वो हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अब राइट टू इंटरनेट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो देखते हैं। तो नेचुरल राइट्स तो ये हो गए, इनकी लीगल बैकिंग जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन और ज़्यादा वाइड हो रही है, वैसे वैसे कुछ नेचुरल राइट्स जो हमें अभी नहीं लगती कि इनकी बैकिंग होनी चाहिए, वो भी इंक्लूडेड होते जा रहे हैं। फ्यूचर में क्या पता हमें और भी कुछ आर्टिक ऐसे राइट्स देखने को मिले जो ऐड हो जाए। तो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या है? जो एक लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, उसके थ्रू आपको वो राइट मिला है। तो वो उसका एग्जांपल है एमजी नरेगा कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट राइट टू वर्क आपको मिलेगा। तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, तो उसके थ्रू आपको ये राइट मिला है। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे राइट्स लिखे गए हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म होगी उन सारे राइट्स के लिए। अब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक छोटा पोर्शन है, फंडामेंटल पार्ट 3 में है। एंड उसके बाहर वाले सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इनको फंडामेंटल नहीं कह सकते। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स खुद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स हों, बट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर डेफिनेटली द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये इस डायग्राम से हमें समझ आना की चाहिए कि एक सबसे बड़ी अम्ब्रेला टर्म होगी लीगल राइट्स, क्योंकि अभी देखें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ अ कंट्री। तो लीगल राइट्स ये सारे हैं, उसमें एक छोटा सा पोर्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक छोटा सा पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में है सिर्फ। ठीक है, तो राइट्स हमने देख लिए। उसके बाद आता है हमारा कि फंडामेंटल राइट्स और सिंपल राइट्स में क्या फ़र्क है। कि फंडामेंटल राइट्स एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू इन्फ्रिंज नहीं हो सकते, कांट बी टेकन अवे बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। अब जैसे एमजी नरेगा एक्ट है, अगर उसकी कोई डेडलाइन हुई, वो एमजी नरेगा एक्ट खत्म कर दिया, तो वो आपका 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट वाला राइट चला गया। पर लेकिन फंडामेंटल राइट्स का ऐसा नहीं है, एक सिंपल लॉ से इनको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा कि फंडामेंटल राइट्स खुद में एक स्टैट्यूटरी राइट्स का टाइप है, बट जरूरी नहीं है कि स्टैट्यूटरी राइट्स सारे फंडामेंटल राइट्स हों। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में हैं, और उन्होंने स्टेट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, अभी हम इनके फीचर्स में पढ़ेंगे।
तो ये देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। इसके बाद थोड़ा सा समराइज में ये वाले शॉर्ट नोट्स हैं इसमें देखेंगे, थोड़ा इसमें अगर खिचमिच लग भी रहा हो तो आप थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस करो, बाद में शॉर्ट नोट से एक विजन मिल जाएगी जो जो हमने पढ़ा है। तो पहले कंसेप्ट आर्टिकल 12 और 13 के बाद थोड़ा शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि स्पेशल प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके, इन केस ऑफ वायलेशन आप एज अ इंडिविजुअल रेमेडी सीख करने जा सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में मेजर डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप सीधा यहाँ पे क्यों आगे, पहले छोटी कोर्ट में आपने अपील क्यों नहीं किया, फिर आपको अगर उसका डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप और ऊपर हायर कोर्ट में अपील करो, फिर ऐसे ऐसे जाके टॉप कोर्ट में आओ। नहीं, फंडामेंटल राइट्स पे अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है कि मैं तो सीधा भाई सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट एक गारंटर है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। एमजी नरेगा और सिंपल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, रेमेडी के लिए आप जा सकते हो। ये हमें दे रखा है 32 में। और हाई कोर्ट में अगर जाना हो आपको कि मन नहीं है आपका सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो 226 में दिए, ये हम आगे पढ़ेंगे रिट्स वाले में। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) में दे रखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा नहीं है, इतना एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो आपके उन राइट्स पे लग सकती हैं, तो वो ग्राउंड्स हम आगे पढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट नहीं है कि, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आना कि बिल्कुल लिटरल कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दी तो आप कुछ भी जाकर किसी को भी बोल रहे हैं, इतना नहीं है। ये एग्जांपल हम देख सकते हैं यूएसए में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वेरी वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट है, क्योंकि ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एक बहुत एक्सट्रीम टर्म है। उनके केस में भी हम इतना दावा ठोक के नहीं कह सकते कि एब्सोल्यूट है, बट वेरी वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि वो अपने फ्लैग को भी, मतलब कुछ भी कैसे भी, अगर वो खुश नहीं है तो कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जेल हो जाएगी, मतलब काफ़ी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं जो हमारी इंडिया में इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है जितना उनके पास है। तो ऐसे एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ। अब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है कि ये एक नेगेटिवली वर्डेड है। नेगेटिवली वर्डेड क्या कि जैसे स्टेट ये नहीं कर सकता है, स्टेट वो नहीं कर सकता है, स्टेट के पास ये पावर नहीं है। नहीं नहीं का काफ़ी बार प्रयोग किया गया है, और एब्सोल्यूट नहीं है। एंड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ को अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है आर्टिकल टू आर्टिकल, राइट टू राइट, वो हम आगे देखेंगे। सारों के बारे में बात नहीं हो रही, बट लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। एंड गारंटेड राइट्स, गारंटेड का मतलब क्या था कि आप इसकी रेमेडी सीख कर सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट से। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 15, ये सिर्फ अगेंस्ट है स्टेट के, कि स्टेट हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। बट जहाँ पे बात आती है आर्टिकल 17 की, तो वो अवेलेबल है इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट के अगेंस्ट, कि इंडिविजुअल भी ऐसे अनटचेबिलिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कास्ट बेसिस पे, जो अनटचेबिलिटी हमारी इंडिया के हिस्ट्री में रही है। एंड स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो आर्टिकल टू आर्टिकल डिपेंड करता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 16 है, अब जैसे प्राइवेट कंपनी के ऊपर आप नहीं लगा सकते कि आपने इन इन लोगों को हायर करना है, पर हाँ कहीं ना कहीं स्टेट में अगर ऐसा है तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे कुछ ऐसा रूल बना दें कि अगर ये कोएड है तो वहाँ पे आप कोएड के अंदर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स अब ब्रिटेन से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है। तो ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो बेसिकली वहां के लोग सब कुछ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी लॉ में बोला गया हो कि ये चीज करना एक गुनाह है। तो उनका विद टाइम, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनकी लॉज की हिस्ट्री है, कि जो जो केसेस हैं, जो जो लॉज हैं
वो बनाए गए हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपने राइट्स को देखना है। अगर मान लो कल को कुछ ऐसा वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसा चीज करते हैं जो उनके किसी भी आज तक लॉ में मेंशन नहीं थी, बट अब ये चीज घट गई है, तो उसके बाद अगर मान लो उस चीज पे उन्होंने लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने कि ये ऐसे ऐसे हरकत करना इलीगल है, तो वो उनका इलीगल माना जाएगा। पर बेशक वो बेसिकली उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट जैसे जैसे विद टाइम उनका बस मतलब कह लो डेली बेसिस पे ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, तो उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक नहीं है जैसा हमारे पास इंडिया में है। तो ये हमने देखना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा ऊपर ऊपर से क्रिस्प कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं, उसके बाद फिर हम इंडिविजुअली एक एक आर्टिकल को कवर करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 12 से लेके 35 तक। तो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, सॉरी, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है जो पार्ट 3 पे लागू होगी। एंड आर्टिकल 13 इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। फिर आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में है 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स। 14 इज रूल ऑफ लॉ। 15 है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन केसेस ऑफ एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट, डिटेल में पढ़ेंगे। 16th है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। 17th है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एंड 18th है टाइटल्स से रिलेटेड। फिर आते हैं हम राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में है 19 से 22 तक। तो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी सारे इसके सब पार्ट्स हैं, 6 हमारे पास इसमें राइट्स हैं। ओरिजिनली 7 थे, एक हमने ख़त्म कर दिया था। तो फिर आता है 20th है कन्विक्शन के ऊपर, कि जब आपको पकड़ लिया गया है, आपको नहीं मतलब किसी भी XYZ को पकड़ लिया गया है, तो उसके पास पकड़ने के बाद क्या क्या मतलब अगर आपको मान लो सजा हो, आपको को पर्सनली मत लेना, कि कोई आप XYZ को कोई सजा हो गई है, तो उसके बाद उस सजा से रिलेटेड क्या क्या मतलब रूल्स है, क्या उसी बंदे को दोबारा सजा दी जा सकती है, तो कन्विक्शन से रिलेटेड है। इसी के अगेंस्ट अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 22 डिटेंशन के ऊपर है, कि पकड़ने से पहले मतलब सजा होने से पहले 22 डिटेंशन से बेस्ड है एंड 20 कन्विक्शन के ऊपर है। तो 20 हो गया। 21 इज राइट टू लाइफ। 21A इज राइट टू एजुकेशन एंड 22 एज आई टोल्ड यू ये डिटेंशन के ऊपर, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव के ऊपर। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23rd है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के ऊपर। एंड 24 जो है वो है जो फैक्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं, अंडर एज वर्कर्स, उनके ऊपर बेस्ड है। फिर आता है राइट टू रिलीजन 25 से 28 तक। 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस वगैरह। 26 है रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटेड टू रिलीजन। 27 है टैक्सेस के ऊपर। टैक्सेस मतलब रिलीजन से रिलेटेड आप लेकर अगर कुछ प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं उससे रिलेटेड। एंड देन द एंड 25 6 7 हो गया। 28 इज रिलेटेड टू, आई फॉरगॉट इट, चलो देखते हैं 28 किससे रिलेटेड है। 29 एंड 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल। 29 में आपकी शायद मैनेजमेंट है एंड 30 में माइनॉरिटी की मैनेजमेंट है एंड 30 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वो है। फिर आता है 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, खत्म कर दिया। 32 हमारा आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ऊपर। एंड फिर 33 34 पूरे पार्ट 3 के लिए एक्सेप्शंस हैं। 33 तो हो गया स्पेशल फोर्सेस एंड लाइक्स ऑफ देम के लिए। एंड 34 मार्शल लॉ जब अप्लाई हो इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी, तो तब फंडामेंटल राइट्स का क्या केस रहेगा उसके लिए। एंड फिर 35 क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो जो पार्ट 3 में ऑफेंसेस डिक्लेयर किए गए हैं ना, उनके ऊपर एक पनिशमेंट बना सकती है बाय लॉ। तो उसी आर्टिकल 35 से रिलेटेड हमारा वो है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो 35 की पावर से बना है। 35 एंड एमेलगमेशन ऑफ अदर आर्टिकल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो एप्लीकेबल होगी पार्ट 3 पे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम देखते हैं।
शॉर्ट नोट्स में ही देख लेते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में इतना जाना नहीं है। हाँ, तो आर्टिकल 12 में दिया गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट दैट विल बी एप्लीकेबल टू पार्ट 3। तो स्टेट क्या इंक्लूड करता है, ये एक्चुअल आर्टिकल में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की जो बुक है वो भी पढ़नी है। उससे ये पता चलेगा कि कई बार एमसीक्यूज में एक्स वाई जेड दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक चीज होती है इम्प्लाइड, कि आर्टिकल में कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या है। एक हो गया ये इम्प्लाइड है, बट कई बार आपसे पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली क्या ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आपको तभी याद रहेगा जब आप आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल से गो थ्रू जरूर करना, उनकी लैंग्वेज से फैमिलियर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो पार्ट 3 पे एप्लीकेबल होगी, तो स्टेट क्या इंक्लूड करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and union government, state legislature and state governments, local authorities, bodies such as municipal boards, municipalities, Panchayati Raj institutions, other similar bodies exercising local governance functions, and other authorities in government control within Indian territory. तो ऑल दोज अथॉरिटीज क्रिएटेड अंडर लॉ, ये यहाँ तक आर्टिकल में लिखा गया है। तो जो अथॉरिटीज लॉ के अंडर बनी है ना, वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे पार्ट 3 में लिखा है कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, मान लो स्टेट ने ऐसी कुछ हरकत कर दी, तो अब कैसे पता लगाएंगे कि आप जिसके अगेंस्ट केस कर रहे हो क्या वो अथॉरिटी या वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आता है कि नहीं। तो इस करके इन्होंने बताया कि स्टेट एक्चुअल में है क्या क्या। ठीक है, तो ये जो अदर अथॉरिटीज है ये काफी वेग टर्म थी हमारी, तो इसके ऊपर हमें बताया गया कि ये ऑल दोज अथॉरिटीज दैट आर क्रिएटेड अंडर लॉ, उन्हें हम बोलेंगे अदर अथॉरिटीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल। ये एससी ने इंटरप्रेट किया था इसका मतलब मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में। फिर आता है एक अजय हासिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी ले डाउन कर दिया था टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एंटिटी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट और नॉट। तो इस टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या क्या पार्ट्स थे कि अगर ये एक बॉडी के फीचर्स ये हैं, 1 2 ये वाले फीचर्स हैं, तो ये बॉडी एक स्टेट है, स्टेट बॉडी है। ये अदर अथॉरिटीज जो लिखे हैं ना, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं कि या तो उस बॉडी का जो एंटायर शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है, और या उस बॉडी को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही है स्टेट से, इतना ज्यादा असिस्टेंस है कि उस फाइनेंशियल असिस्टेंस के बिना उनका मेजर एक्सपेंडिचर हो ही नहीं पा रहा है। बेसिकली मेजर एक्सपेंडिचर स्टेट की तरफ से आ रहा हो तो वो स्टेट बॉडी मानी जाएगी, और अगर स्टेट ने उसके ऊपर मोनोपोली दे रखी है तो भी वो स्टेट बॉडी मानी जाएगी। जैसे रेलवेज हमारे सरकारी हैं, इसरो हमारी स्टेट बॉडी में आएगी, न्यूक्लियर पावर सारी स्टेट कंट्रोल करती है, तो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी वो स्टेट मानी जाएंगी। और अगर उस बॉडी के अंदर जो स्टेट एंजॉय करे पावर, स्टेट एंजॉयज डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, जैसे नीति आयोग है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है, कोई लॉ भी नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है, पर लेकिन इसके अंदर जो बंदे बिठा रहे हैं वो तो गवर्नमेंट बिठा रही है खुद से, तो ये भी एक स्टेट बॉडी मानी जाएगी। या फिर कोई ऐसी बॉडी जो पब्लिक वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करती हो, तो उसको भी स्टेट माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या जुडिशरी एक खुद में जो एक ऑर्गन ऑफ स्टेट है उसको स्टेट माना जाएगा। तो इसमें ऐसा बोला है कि देखो जुडिशरी पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा प्रोटेक्टर है, और अगर हम अपने प्रोटेक्टर पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स जुडिशरी के अगेंस्ट ही हम केस डालें जुडिशरी में, सच अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जुडिशरी को हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, पर लेकिन एक सेक्शन है जब जुडिशरी को स्टेट माना जा सकता है, वो कब है कि जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो, ओनली व्हेन इट परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक हायरिंग स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग रूल्स फॉर इट्स ओन फंक्शनिंग एटसेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के टाइम पे जुडिशरी को एज अ स्टेट माना जाएगा कि अगर उन्होंने क्या कहते हैं गलत तरीके से कुछ स्टाफ हायर किया है तो वहां पे उन लोगों पे केस हो सकता है। पर लेकिन जब वो अपना जुडिशरी का एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, दैट इज जजमेंट देना और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, तो उसमें आप जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं डाल सकते, क्योंकि
ये देखिए यहाँ पे सर ने हमें ये प्रॉपर से चीज़ लिखवाई थी कि जब जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, दैट इज रूलिंग्स, ऑर्डर्स, हियरिंग डिस्प्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो इन फंक्शंस के दौरान विल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बिकॉज यू गॉट टू ट्रस्ट योर प्रोटेक्टर। पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के टाइम आप इसको स्टेट में काउंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। तो ये देखते हैं हम, ये भी पहले शॉर्ट नोट्स में से कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे डिटेल वाले में से कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? लॉज इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये है जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं हम। इट इज एप्लीकेबल ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हो चुका था उसके बाद जो लॉज बने हैं उनके ऊपर भी लागू होगा जुडिशियल रिव्यू, एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर भी लागू होगा। दैट मीन्स जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले कोई एक अथॉरिटी जिन्होंने, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अगर बनाया है तो उस अगर उस टाइम से कोई चलता हुआ लॉ फोर्स में है तो उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे उसूलों के खिलाफ तो नहीं है। अगर है तो उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो अब देखते हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बोला गया है लॉ, कि ये लॉ तो हमने अपने कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाए हुए लॉज को लॉ बोला है। जो पहले से बने हुए थे उनको हमने बोला लॉज इन फोर्स, जो पहले से 1947, एग्जैक्टली 1947 नहीं बोल सकती क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था। तो 1950 से पहले बने हुए जो लॉज थे अभी तक चलते आ रहे हैं उनको लॉज इन फोर्स बोला गया है। तो ये आर्टिकल 13(2) में कि एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर को लॉ माना जाएगा। अगर कोई लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया है उसको देखा जाएगा। ठीक है, फिर एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट हैव फोर्स ऑफ लॉ। तो एग्जीक्यूटिव बेशक वो लॉ ना हो पर लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्ट तो कर रहा है ना, उसे कहते हैं डेलीगेटेड सबॉर्डिनेशन। तो एग्जीक्यूटिव को कई बार कुछ फंक्शंस दे देता है पार्लियामेंट बाय लॉ कि आप ये चीजें कर सकते हो, तो उनके एक्शंस को कौन चेक करेगा? तो ये भी लॉ के अंदर माने जाएंगे। तो क्या चीजें हैं वो, जैसे ऑर्डिनेंस होगी, नोटिफिकेशंस हो गई, रूल एंड रेगुलेशंस हो गए, स्कीम्स प्रोग्राम्स होगी, ऑर्डर्स, बाय लॉज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में काफी बच्चे गलत करते हैं, कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन इंडियन टेरिटरी। कोई ऐसा कस्टम जो इतने टाइम से चलता आ रहा हो जिसका फोर्स ऑफ लॉ जितना रुतबा हो, तो उसको भी एज अ लॉ हम खत्म कर सकते हैं अगर वो हमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह के अगेंस्ट लग रहा है। फिर आते हैं लॉज इन फोर्स एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू को क्या कहा गया है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट state cannot make any law or continue the existence of any law that is in contravention of the fundamental rights after the enactment of Constitution of India. ठीक है, both pre and post constitutional need to conform with the provisions of fundamental rights and meaning of the extent of, जो इस आर्टिकल को आप एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ। इसका मतलब क्या है? टू द एक्सटेंट ऑफ का मतलब है कि मान लो एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस लॉ के अंदर 100 सेक्शंस हैं और उस 100 सेक्शन में से 5 सेक्शंस कुछ ऐसे निकले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। तो टू द एक्सटेंट ऑफ का मतलब ये हुआ कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो 5 सेक्शंस हैं उनको नल एंड वॉइड कर दे, बट बाकी के 95 को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आती है हमारी डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि पूरे लॉ को हम एक सेक्शन की वजह से खत्म नहीं करेंगे। हम पहले क्या देखेंगे कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है क्या वो सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब कि मान लो 100 सेक्शंस थे, उसमें से 5 खराब थे ना, तो अगर हम इन 5 को हटा दे, क्या लॉ तब भी इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर पा रहा है? मतलब जो उस लॉ का पर्पस था वो खत्म, मतलब ऐसा ना हो कि ये इससे इतने कनेक्टेड हो, इतना कम्प्लेक्स हो कि इस लॉ का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो अगर ये सेपरेबल है कि अगर हम इसको काट दें तो ये एग्जिस्ट कर पाए अकेले में,
तो ये देखना है कि ये 5 सेक्शन जो हैं वो सेपरेबल होने चाहिए। दूसरा, रेस्ट ऑफ लॉ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सेवर्ड पोर्शंस, कि बिना इन 5 सेक्शंस के इन 95 सेक्शंस का कुछ मतलब बने, ऐसा नहीं कि कुछ भी लागू कर दिया। एंड रेस्ट ऑफ द लॉ शुडंट बी अगेंस्ट, और ये तो है ही कि 5 को हमने अलग कर दिया जो खराब थे, 95 में से फिर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर ये कंडीशंस मेट हो रही हैं तो हम उन सिर्फ 5 सेक्शंस को बोल देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड बाकी 95 सेक्शंस को आप लागू कर सकते हो। जैसे कि ये आईटी एक्ट में था, एक सेक्शन 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, तो वो एक सेक्शन को बोला गया, पूरा आईटी एक्ट खत्म नहीं किया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो वहां पे लगी थी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डिटेल वाली बुक में देखते हैं। ये डेलीगेटेड सबऑर्डिनेशन मैंने बता दी, कस्टम्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हमारी होगी। फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट ऑफ लॉ है, जिसे आर्टिकल 13 में लिखा गया है, लॉ एंड लॉज इन फोर्स, ये लिखा था ना अभी। तो क्या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम लॉ मानते हैं? क्योंकि अगर ये लॉ मानते हैं तो इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है आर्टिकल 13(2) का। इसका इस वाले मैं दिखाती हूँ कि आर्टिकल 13 में क्या बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 13, ये देखो आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है कि ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before commencement वगैरह वगैरह वगैरह, and the law takes or abridges the part contravention वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, ये हो गया लॉज की क्या क्या आता है उसमें, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज। तो ये आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। लॉज इन फोर्स मैंने बता दिया, जो प्रीवियसली चलते आ रहे थे 1950 से पहले, तो ये चीजें हैं। तो इसमें टू दी एक्सटेंट ऑफ कहाँ पे है, ये लिखा, टू दी एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, उसको हम वॉइड करेंगे। तो यहाँ से आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ के इसकी लैंग्वेज से गो थ्रू करना है कि एमसीक्यूज में अगर कोई चीज डायरेक्ट पूछी जाए तो वो गलत ना हो, क्योंकि कंसेप्ट समझ लेते हैं हम बट रह जाता है कई बार कहीं ना कहीं गलती। वर्बैटिम आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा था। तो ये बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो लॉ है तो उसके ऊपर हम आर्टिकल 13(2) का जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। बट अगर वो लॉ नहीं है तो सीएए को एक अलग से दर्जा दे दिया गया कि भाई अगर ये लॉ नहीं है तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते, जुडिशरी इसको चेक ही नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन उठा कि सीएए क्या एक लॉ है या नहीं। लॉ है तो गुड, नहीं है तो देखते हैं क्या। तो इसकी एक डिबेट है, वो देखेंगे हम कैसे हुई। तो इस क्वेश्चन का एक इनडायरेक्ट मतलब भी ये था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। अभी जब हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होती है उस टॉपिक को अलग के लेक्चर में, तो वहां पे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही अमेंड किया जा सकता है। तो अगर ये लॉ है तो हम क्या कहते हैं, इस पे जुडिशियल रिव्यू लगा देंगे कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदलना, नहीं बदलना। और अगर ये लॉ नहीं है दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स तो अनटचेबल है, इनको तो कोई बदल ही नहीं सकता फिर। तो ये डिबेट थी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसकी डिबेट कैसे हुई वो हम देखते हैं। ये 5 केसेस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद 1951 का, सज्जन सिंह केस 1965 का, गोलकनाथ 1967, केशव नंदा भारती बहुत बार आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा 1973 का, मिनेर्वा मिल्स 1980 का। तो इसको डिटेल में देखते हैं, फिर दोबारा से इसको यहाँ से रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा क्यों लिखे हैं मैंने एक साथ। तो शंकरी प्रसाद में क्या हुआ था भाई, कि जब हम नए नए आज़ाद हुए 1950 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटीज क्या थी कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट लेके आना है, टेनेंसी एक्ट्स को देखना है हमने, लैंड सीलिंग लगाई गई थी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था। परंतु दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, एक 19(1)(f) था एंड एक आर्टिकल 31 था। इन दोनों आर्टिकल्स में दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये हम शॉर्ट नोट्स में मैं दिखाती हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ दिया गया था? तो ये राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 13 में। तो इन दो आर्टिकल्स के बेसिस पे जो रिच फार्मर्स थे वो कह रहे थे कि आप लोग हमारी ज़मीन ऐसे कैसे ले सकते हो। उन्होंने इन आर्टिकल्स के 31 और 19(1)(f) के बेसिस पे केसेस डाले कोर्ट्स में। कुछों ने सुप्रीम कोर्ट में डाले क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स थे। तो बेसिकली जो ये लैंड रिफॉर्म्स हमने करने थे वो करने बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि भाई हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ अगेंस्ट एक्ट्स बना रहे हैं, पर लेकिन ये ज़रूरी भी थे, ठीक है, थोड़े फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो इनके ऊपर इन वाले ऐसे-ऐसे लैंड रिफॉर्म वाले जो एक्ट्स थे, इनके ऊपर लोग केस करने लगे। तो इन केसेस से इतनी सारी लिटिगेशंस इकट्ठी होने लगी थी, उससे बचने के लिए जो पार्लियामेंट है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई हमारी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन्होंने 2 आर्टिकल इंट्रोड्यूस करे, एक तो 31A एंड एक 31B। तो इन 2 आर्टिकल्स का पर्पस क्या था जो इन्होंने नए-नए ऐड करे 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कि सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। तो कि एस्टेट किसको कहते हैं? एस्टेट को अगर स्टेट एक्वायर कर रही है, मतलब किसी प्राइवेट बंदे की प्रॉपर्टी अगर स्टेट खरीदना चाह रही है किसी पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो चीज़ें डिफाइन की गई थी कि एस्टेट को ऐसे-ऐसे ले सकते हैं। और पहले वहाँ पे कंपेंसेशन एक वर्ड कैसे था, ड्यू कंपेंसेशन लिखा था। तो ड्यू का मतलब कि जो रेट है उसके हिसाब से देना है। तो ड्यू कंपेंसेशन की जगह अमाउंट लिख दिया था कि अमाउंट देके तो खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें एस्टेट का कैसे एक्विजिशन होगा गवर्नमेंट के थ्रू, वो थोड़ा डिफाइन किया गया था कि हम भाई कर सकते हैं। और फंडामेंटल में ही डाल दिया कि अगर पब्लिक काम के लिए कोई स्टेट प्रॉपर्टी ले रही है प्राइवेट की, तो उसको देनी पड़ेगी, पर लेकिन हम पैसे दे के ही खरीदेंगे, ऐसे नहीं कि हड़प ली भाई। तो ये जो है एक्सेप्शंस थी आर्टिकल 14 और 19 में, ये आर्टिकल में लिखा है। और एमसीक्यू में ये पूछा भी गया था कि आर्टिकल 31A कौन से 2 आर्टिकल्स 14 और 19 पे एक्सेप्शन है। तो वो आर्टिकल 31A था और आर्टिकल 31C था, बी नहीं था। बी में क्या है? बी में एक क्या कहते हैं, नाइन्थ शेड्यूल ऐसा डाल दिया था, नाइन्थ शेड्यूल, कि अगर हम किसी लॉ को नाइन्थ शेड्यूल में डाल रहे हैं तो उस लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू काम ही नहीं करेगा। ऐसा 31B में ऐड कर दिया गया था कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इसको डिटेल में जाके पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें, यहाँ पे जस्ट मैं दिखा देती हूँ। वैसे इतना डिटेल में मेरे को कराना नहीं था, बट जस्ट फॉर थोड़ा सा क्लैरिटी कि मैं कुछ हवा में चीज़ें नहीं बोल रही। हाँ, ये देखो 31A में ये बोला गया था, 31A में ये बोला गया एस्टेट्स डिफाइन किया है कि एक्विजिशन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट अगर टेक ओवर करनी है वो कैसे करना है, 2 कॉरपोरेशंस को अमेलगमेट करना है कैसे करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है राइट्स में किसी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उसका थोड़ा ये डिटेल में अपने आप पढ़ना। तो ये बोला है कि शेल नॉट बी डीम्ड, मतलब अगर ऐसा ऐसा हम कुछ एनेक्ट करते हैं तो उनको वॉइड नहीं करा जाएगा, इवन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में मैंने पढ़ा ही नहीं था कि इतना डिटेल में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पढ़ना। फिर आता है आर्टिकल 31B। इसमें नाइन्थ शेड्यूल में बोला गया कि नाइन्थ शेड्यूल में अगर हमने कोई एक्ट या रूल डाल दिया, रेगुलेशन डाल दिया, तो वो अगर एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट के अगेंस्ट भी है तो नल एंड वॉइड नहीं करेंगे। बेसिकली ये जुडिशियल रिव्यू को ही मतलब चुनौती दे रहे थे कि भाई करके दिखाओ अब तुम जुडिशियल रिव्यू, हम तो सारी चीजों को 9 शेड्यूल में डाल के ले जाएंगे। इसके ऊपर भी केसेस हुए, डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। फिर आर्टिकल मतलब 31C वैसे इस चीज से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल देखो कि इसमें ये था कि सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर वो उनको लागू करने के लिए अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं और वो 14 और 19 के अगेंस्ट भी है, तो भी डीपीएसपी विल बी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स। तो इन सब की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे बाद में। तो ये ऐसे ऐसे ऐड कर दिए गए थे। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी पे थे, अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। 31A में था
कि एक्विजिशन ऑफ एस्टेट, एंड 31B में था 9 शेड्यूल वाला रोला। तो ये वाला तो था एक्सेप्शन टू 14 एंड 19, 31B एक्सेप्शन टू ऑल प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। तो ये शंकरी प्रसाद 1951 में हमने वो किया था, ये चैलेंज किए गए, ठीक है। तो चैलेंज इन शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। ये जो 2 आर्टिकल्स थे ये शंकरी प्रसाद में चैलेंज किए गए, एंड शंकरी प्रसाद केस में इनकी क्या वो दी गई, ऊपर देखते हैं। तो शंकरी प्रसाद केस में इन्होंने ये बोला कि सीएए इज नॉट अ लॉ। तो अगर ये लॉ नहीं है दैट मीन्स हम फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं हमारी जैसी मर्जी। तो पार्लियामेंट ने ये एनेक्ट किया था, ये शंकरी प्रसाद में चैलेंज किए। तो 3 जज बेंच था एंड इन्होंने हेल्ड किया कि सीए इज नॉट अ लॉ, देयरफॉर 31A एंड बी आर वैलिड। इन्होंने ये वैलिड कर दिए, जुडिशरी ने ये चीजें वैलिड कर दी। 31A में क्या था, एस्टेट को एक्विजिशन करने का तरीका, एंड 31B में 9 शेड्यूल था, ठीक है। तो ये वैलिड कर दिया। दैट मीन्स शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपहेल्ड। तो ये वाले 5 केसेस जो हम डिस्कस करेंगे इसमें सीधा से ये पूछ लिया जाएगा कि शंकरी प्रसाद केस में मेन जजमेंट क्या थी या फिर किस चीज से रिलेटेड था। तो आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड थी ये चीज। ये सारी हिस्ट्री आपको याद रहे ना रहे, इसका मेजर क्रक्स याद रहना चाहिए कि फंडामेंटल के ऊपर कुछ दंगे हुए थे कि फंडामेंटल राइट्स को क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है इजीली। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में बोला हाँ जी कर सकती है। फिर यही चीज सज्जन सिंह में हुई। सज्जन सिंह केस में दोबारा किसी न किसी टॉपिक पे ये चीज आई, फंडामेंटल राइट्स को लेके दोबारा किसी न किसी चीज पे केस किया होगा। तो इसमें भी 5 जज, इसमें 3 जज बेंच थी और इसमें 5 जज बेंच थी। तो इसमें 3-2 फेवर आया। फेवर मतलब इसमें भी यही बोल दिया गया कि सीएए इज नॉट लॉ एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जो 2 डिसेंटर्स थे जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की कोई पावर नहीं है, वो डिसेंटर्स कौन थे, जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मुधोलकर। ये काफी फेमस जस्टिसेस हैं क्योंकि इनके बेसिस पे 2 हमारी आगे आने वाली केसेस की स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं। तो जो जस्टिस हिदायत सर की स्टेटमेंट थी उनकी स्टेटमेंट पे बेस्ड है गोलकनाथ केस, एंड जो जस्टिस मुधोलकर सर की स्टेटमेंट थी उनकी स्टेटमेंट पे बेस्ड है केशव नंदा भारती वाला केस। तो ये हम देखते हैं आगे हुआ क्या। तो जो नेक्स्ट है गोलकनाथ केस, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस गोलकनाथ केस में फर्स्ट टाइम अभी क्या हो रहा था कि शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस में ये बोला गया था कि सीए इज नॉट अ लॉ। तो दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को आप जितना मर्जी चेंज करो, जितना मर्जी मॉडिफाई करो, फंडामेंटल राइट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। पर गोलकनाथ केस 1967 में फर्स्ट टाइम ये जजमेंट दी गई कि सीएए एक लॉ है, एंड इफ सीए इज अ लॉ it cannot be it can also be challenged under article 13(2). article 13(2) है judicial review का। तो fundamental rights can't be amended at all, they are unamendable। तो basically इसमें जो हिदायत सर की आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि if fundamental rights were open to amendment then the constitution would have prescribed a method to do so, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर पार्लियामेंट को जितनी शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस में पावर दी है उस हिसाब से तो ग्रेजुअली फंडामेंटल राइट्स को सबको रिमूव कर दिया जाएगा। तो फिर आर्टिकल 13(2) का फायदा क्या, वो तो इट विल लूज इट्स मीनिंग ना। तो इस करके गोलकनाथ में जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 368 दी गई है कि जितना प्रोसीजर दिया गया है उतना करिए, फंडामेंटल राइट्स आर अनटचेबल, दे आर वेरी वेरी सेक्रेड। और सीए एक लॉ है, तो अगर लॉ है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा, जुडिशियल रिव्यू लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज ही नहीं कर सकते हम।
तो गोलकनाथ में स्ट्रिक्टली क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एट ऑल अमेंडेबल एंड सीए इज अ लॉ। अब इसके अब इसकी वजह से, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स तो अमेंडेबल नहीं है, तो जो उस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी, उनका जो नेशनलाइजेशन का एजेंडा था, उनका सोशलिस्ट एजेंडा था, वो पूरा नहीं हो पाता। तो उसको गोलकनाथ की काउंटर करने के लिए उन्होंने दो अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसमें क्या ऐड किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में जो गोलकनाथ जजमेंट के रिस्पॉन्स में दिया गया था, उन्होंने ऐड कर दिया आर्टिकल 13(4). एंड उस आर्टिकल 13(4) का कहना क्या था कि आर्टिकल 13(2) इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीएए अंडर आर्टिकल 368, दैट इज कि सीए इज नॉट अ लॉ। अगर सीए लॉ नहीं है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बेसिकली गोलकनाथ की जजमेंट को पूरा उल्टा कर दिया इन्होंने अमेंड करके। एंड अब आर्टिकल 13(4) तो ऐड किया ही किया, डबली श्योर होने के लिए आर्टिकल 368 को अमेंड करके 368 में प्रोविजन थर्ड भी ऐड कर दी। मतलब इन दोनों प्रोविजंस में ये लिख दिया कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेंगे वो एक तो लॉ नहीं है, और लॉ अगर नहीं है दैट मीन्स इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड नाउ। एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोला कि curtailed right to property with due compensation। पहले आर्टिकल्स में लिखा था कि मैंने बताया था कि एस्टेट वगैरह की एक्विजिशन होगी तो ड्यू कॉम्पोजिशन लिखा मिलेगा तुम लोगों को। पर अब वो ड्यू कॉम्पोजिशन की जगह अमाउंट कर दिया है। वो अमाउंट अब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ड्यू ड्यू मीन्स जितना मे बी वो प्रॉपर्टी डिजर्व करते हो। अगर पब्लिक पर्पज के लिए है तो हम कुछ भी अमाउंट देके वो खरीद सकते हैं। तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी। एंड इट ऑल्सो टुक अवे द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B एंड 39C। तो ये अमेंडमेंट्स इन्होंने कर दी, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैंने बता दिया कि इसमें 13(4) ऐड किया गया एंड 368(3) ऐड किया गया। तो अब ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, ये काफ़ी अवेयरनेस थी। ऑब्वियसली दिख रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा पावर पार्लियामेंट को दी जा रही है जस्ट टू गेट देयर ओन एजेंडा। तो अब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स दे वर चैलेंज्ड अंडर केशव नंदा भारती केस 1973 एंड द petitioner's lawyer was नानी पालकीवाला। ही वॉज द मोस्ट फेमस लॉयर इन इंडियन हिस्ट्री। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रूव किया कि ये कितनी अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो केशव नंदा भारती केस में जो जजमेंट 13 जज का बेंच था, लार्जेस्ट एवर आई थिंक, हाँ लार्जेस्ट एवर है यही वाला, 13 जज का बेंच था। तो उसमें सेवन की जो मेजोरिटी थी। अब इन्होंने गोलकनाथ वाले को, जैसे गोलकनाथ वाले में काफ़ी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स को टच ही नहीं किया जा सकता। केशव नंदा भारती केस में काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट थी। उन्होंने बोला कि देखो, सीएए को अगर हम लो समझेंगे तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें प्रोग्रेसिवली भी तो उसको उसमें कुछ ऐड भी तो करना पड़ सकता है ना विद टाइम। जैसे राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी ऐड हो रही हैं चीज़ें। पहले ये चीज़ें, इंटरनेट तो नाम की कोई चीज़ नहीं थी किसी ज़माने में। अब इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका एज अ राइट भी कंसीडर करने लगे हैं हम। ऐड भी कर दिया फंडामेंटल राइट्स में जजमेंट्स के थ्रू। तो ऐसे प्रोग्रेसिवली ऐड करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स को एटलीस्ट अमेंड तो करना पड़ेगा। तो अगर ये सीए लो हुआ तो अमेंड नहीं हो पाएगा। तो केशव नंदा भारती केस में ये बोला कि सीए इज नॉट अ लॉ, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि दे कैन बी अमेंडेड अप टू अ सर्टेन लिमिट as long as they are not infringing the doctrine of basic structure, the basic structure of our Indian constitution। तो इन्होंने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स को करो अमेंड एज लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया जा रहा है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी है, हमारे इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है कि अगर ये चीज़ें बदल गई तो पूरा नेचर ही बदल जाएगा, उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। ये टाइम टू टाइम विद जजमेंट्स जुडिशरी अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड करती रहती है। तो सम फीचर्स आर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है कि ये चीज़ें आप CAA से भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपका बनाया हुआ लॉ या अमेंडमेंट इन चीज़ों पे बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करती है तो CAA लॉ ना होने के बाद भी जुडिशियल रिव्यू से नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्या फीचर्स हैं? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, separation of power between different organs of the states, federalism, secularism, judicial review, parliamentary democracy, republican form of government, judicial independence, the unity and integrity of the nation। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें डाल दी गई। अब ये देखते हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन कौन सी है। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि आर्टिकल 19 के हिसाब से हमें मिली हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट कुछ आर्टिकल्स के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की चीज़ भी होती है, हम पढ़ेंगे जब जुडिशरी वगैरह उसमें देखेंगे, या मे बी आगे वाले आर्टिकल्स में ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लूँ मैं। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है कि कोर्ट के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कि उसका स्टेटस और उसकी रेपुटेशन, उसके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाए लोग, ऐसा तुम कुछ नहीं बोल सकते। पर हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। तो क्या ये दो कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहती है कि अगर दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उन दोनों को ऐसे पॉसिबल एक्सटेंट से अफेक्ट देंगे कि अगर एक को अफेक्ट दे रहे हैं तो दूसरे पे इतना ज़्यादा रिजल्ट ना हो कि दूसरे वाला काम ही नहीं कर पाए। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे हैं, अगर मेंस में लिखना पड़े कि टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट वुड ट्राई टू हार्मोनाइज both of them to give maximum possible effect to both the provisions to the extent that giving effect to one would not result in nullifying the other। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में बोला गया था। और ये हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कवर हो गया। अब एक हल्का सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल्स पे चलेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, राइट्स कैसे आए थे, बेबीलोन से स्टार्ट होते होते USA के बिल ऑफ राइट्स तक, एंड अब हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के फीचर ऑर्डिनरी लॉ इनको टेक अवे नहीं कर सकता है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए। एंड स्टेट की पावर पे लिमिटेशंस है, नेगेटिवली वर्डेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गारंटर है। एंड अदर फीचर्स ये है, कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल, सारे सिटीजन्स को तो है ही हैं अवेलेबल, कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं, राइट्स भी हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कौन सा, आर्टिकल 14 वाला। एंड कुछ सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ बोथ स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। फिर आती है आर्टिकल 12 में हमने क्या क्या देखा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो पार्ट 3 पे लागू होगा, क्या क्या इंक्लूड करता है, और जो अदर अथॉरिटीज को लेकर वेगनेस थी वो कैसे कोर्ट ने अजय हासिया केस में टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी के थ्रू क्लियर करी कि अदर अथॉरिटीज कौन सी होंगी। जुडिशरी क्या स्टेट में आती है, वो तभी आती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो। फिर जुडिशियल रिव्यू हमने देखा आर्टिकल 13 में कि आर्टिकल 13 के दो है, आर्टिकल 1 प्रोविजन जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए, एंड 2 अभी वाले लॉज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट के बाद हुआ। तो इसमें क्या क्या है, एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, कुछ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कस्टम्स और यूसेज हैविंग फोर्स एंड लॉ इन इंडियन टेरिटरी। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ, और सबसे मेन कि क्या CAA लॉ है, दैट मीन्स क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं। इसकी इवोल्यूशन शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह ने बोला कि CAA इज नॉट अ लॉ नहीं है, तो इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स
अमेंड किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। गोलकनाथ केस में 1967 में फर्स्ट टाइम ये बोला गया कि सीए इज अ लॉ, एंड अगर ये लॉ है जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा इस पे, ये एप्लीकेबल होगा, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। ठीक है। फिर केशव नंदा भारती केस में इसको मतलब इसका जो सोल है वो तो रखा, पर लेकिन थोड़ा सा क्या मॉडिफाई किया कि सीए लो तो नहीं है, क्योंकि अमेंड करने के लिए इसका लो ना होना जरूरी है, पर एक लिमिट तक हम इसको अमेंड कर सकते हैं। वो लिमिट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करी गई केशव नंदा भारती केस में 1973 में। इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये बोल देंगे कि केशव नंदा भारती केस में सीएए को लो बोला गया था, नहीं, लो नहीं बोला गया था। इन्होंने ये तो उल्टा कर दिया कि लो नहीं है, क्योंकि जब ये लो नहीं होगा तभी एफआर अमेंडेबल होंगे। इन्होंने बोला कि अमेंडेबल हैं बट एक लिमिट तक। गोलकनाथ ने बोला था कि अमेंडेबल ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अमेंडेबल नहीं है, टच ही नहीं करना है। वो अनटचेबल कब हुए वो फंडामेंटल राइट्स? जब सीए एक लॉ है। तो गोलकनाथ में सीए लॉ है, केशव नंदा भारती केस में सीए इज नॉट अ लॉ, ध्यान रखना है। मिनेर्वा मिल्स में यही जजमेंट रिआइटरेट की थी, एंड ये एक एमसीक्यू में भी पूछा हुआ था किससे रिलेटेड है, तो मिनेर्वा मिल्स में रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू हुआ था। केशव नंदा भारती ने भी यही किया, क्योंकि 24th और 25th में वो जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की कोशिश इन्होंने की थी, वो अटेम्प्ट, पर जजमेंट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है राइट टू इक्वालिटी। वो दिया हुआ है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो इसकी समरी देखते हैं शॉर्ट नोट्स में। समरी नहीं है वैसे, डिटेल में ही है, पर देखते हैं कि 14 टू 18 क्या क्या आर्टिकल्स हैं। तो जो आर्टिकल 14 है वो बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। तो इसमें बोला क्या है? स्टेट शेल नॉट डिनाई equality before law and equal protection of laws in Indian territory to any person लिखा गया है यहाँ पे। एंड आर्टिकल 15 में है जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एंड 17 इज अनटचेबिलिटी, एंड 18 इज टाइटल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने 14 से। तो जो 14 वाला है वो एक जनरल आर्टिकल है जो स्टेट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कि स्टेट किसी भी पर्सन को ऐसे ऐसे नहीं कर सकता है। और क्या क्या लिखा है इसमें कि एक तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है स्टेट को, कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करने की, क्या करने की, कि जो अगर कोई भी पर्सन जा कर के अपने राइट्स मांगता है कि हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया गया है, तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर करेगा। ठीक है। इन नेचर ऑफ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट, नेगेटिवली वर्डेड है कि स्टेट ऐसे किसी को अलग से प्रिविलेज दे के ट्रीट नहीं करेगा। मीन्स वन कैन डिमांड इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। तो एनी पर्सन के लिए दिया गया है ये। एनी पर्सन क्या मतलब? कि सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, बट अच्छे वाले एलियंस। एक होते हैं एनिमी एलियंस, मतलब कि जिस कंट्री के साथ हमारी अच्छी नहीं चल रही, मे बी हम उनके साथ वॉर पे हैं, तो उनका अगर कोई सिटीजन हमारे यहाँ पे आता है तो एलियन तो वो होगा बट एनिमी एलियन होगा, क्योंकि उसको मे बी स्पाई हो सकता है वो, या कुछ भी हो सकता है। तो नॉन सिटीजन्स बट अच्छे वाले एलियंस। तो इसमें दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा बिना किसी प्रिविलेज के, एंड नो वन इज अबव द लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। दूसरा कंसेप्ट इसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है कि लॉज शुड नॉट बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने सिल्ली मिस्टेक से ध्यान से नहीं पढ़ा था तो गलत कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं करने भाई? क्योंकि पीपल प्लेस्ड इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। अगर कोई इंसान डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में पला बड़ा है तो आप उसको एक एडवांटेजियस पर्सन के इक्वल ट्रीट करके उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो।
तो जो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में है उनको इक्वल ट्रीट करके कोई आप अच्छा नहीं करिए, बल्कि जो डिसएडवांटेजेस पर्सन है उनके लिए गलत हो जाएगा। तो इससे ये इम्प्लाइड है कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ पीपल हु आर प्लेस्ड इन डिसएडवांटेजेस पोजीशन। दैट मीन्स कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड है स्टेट को। तो एक क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईपी पोयप्पा केस में बोला था कि इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस जो है वो एक दूसरे के स्वॉन एनिमीज हैं, कि इक्वालिटी अगर आप एब्सोल्यूटली उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। कहीं कुछ रीजन होना चाहिए कि अगर कोई डिसएडवांटेजेस पर्सन है तो उसको थोड़ा सा अलग से ट्रीट करके मे बी उसको आगे लेके आया जा सकता है। दैट्स वाई रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था एंड एवरीथिंग। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए? ऐसे नहीं कि आपको जो भी कोई भी मतलब आपके मन से जो लग रहा है कि ये डिसएडवांटेजेस पर्सन है तो मैं इसको थोड़ा ये कर दूं, ऐसे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए उस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है? आर्टिकल में ही लिखा है वो, कि जिनके फेवर में आपने डिस्क्रिमिनेट करना है स्टेट ने, उनकी खुद में क्लास होनी चाहिए, और वो क्लास की जो क्लासिफिकेशन होगी उस क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। आर्टिकल में उस क्राइटेरिया क्राइटेरिया का मतलब है, पर वो एक्चुअल में लिखा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मैं दिखाती हूँ आर्टिकल में आपको। आर्टिकल 14। हाँ, तो ये The state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India। तो जो केसेस हमारे आगे आगे हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये केसेस में उस क्राइटेरिया को लॉ की भाषा में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कैसे? जैसे कि हमने रिजर्वेशन दी है तो किस बेसिस पे दे रखी है? या तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो काफी बैकवर्ड रह चुके हैं, उनके लाइफस्टाइल की वजह से, उनके कल्चर की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि ये चीजें होती हैं, उस पे दिया गया है। और बैकवर्डनेस किसके बेसिस पे? सोशल बैकवर्डनेस है या एजुकेशनल बैकवर्डनेस है? तो ये एक हमने क्लास क्रिएट कर दी, एंड इसका क्राइटेरिया रिजर्वेशन SC ST तो हो गई, पर इसका क्लास क्या था, मतलब क्राइटेरिया क्या था? वो बैकवर्डनेस थी, सोशल और एजुकेशनल। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल। फिर आगे चलते हैं। एंड देर इज अ रैशनल नेक्सस दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्राइटेरिया हमने रखा इनकम, तो टैक्सेशन हायर होगी, इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, कि जिसकी जितनी इनकम उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया था। एंड फिर पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी? टैक्सेशन। तो उस हिसाब से देखना है। तो इसके शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। यही लिखा होगा वैसे, रिविजन, बट लेकिन एक अलग से पिक्चर मिल जाती है फ्लो चार्ट से हमारे। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इंडियन टेरिटरी टू एनी पर्सन। पर्सन बोले तो सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन को अवेलेबल है आर्टिकल 14 वाला राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होनी चाहिए, नो वन इज अबव लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इसमें ये होना चाहिए कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा कोई लॉ, क्योंकि हमने देखना है कि जो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में लोग हैं उनको इक्वल ट्रीट करके कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर हमने एक क्लास बनानी है, उस क्लास को फिर हम एक पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करके उनको कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। फिर आता है आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो राइट प्रोवाइडेड है वो सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है एंड स्टेट के अगेंस्ट है ये। सेकेंड वाले में जो लिखा है कि नो सिटीजन शेल बी shall on grounds only of this be subject to any disability liability restriction
इन केसेस ऑफ एक्सेस टू शॉप एंड वेल्स वगैरह वगैरह। तो इसमें देखो जो फर्स्ट प्रोविजन है इसमें बोला है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, क्लियरली बोल दिया। इस सेकंड वाले प्रोविजन में इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिटली मतलब कि इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि इंडिविजुअल्स हैं जो, मान लो कि पहले वाले जमाने में क्या होता था कि जो कुआं होता था, वेल होता था, उधर लोअर कास्ट को पानी लेना अलाउड नहीं था, पर लेकिन ये कुआं तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, बट फिर भी उनको अलाउड नहीं था। तो ये काइंड ऑफ क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी। हर कुएं को स्टेट तो आके नहीं देखेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल्स को एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट वाले वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली नहीं लिखा कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, पर इम्प्लिसिटली बताया गया। तो अब देखते हैं हम आगे। इम्प्लिसिटली बताया गया है। तो इसमें 5 ग्राउंड्स हैं जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें एक चीज लिखी है ओनली ऑफ। आर्टिकल में आपने देखा होगा कि ओनली ऑफ लिखा है यहाँ पे, ये ओनली ऑफ एंड एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ मतलब मान लो किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो सिर्फ यही ग्राउंड होना चाहिए कि बंदा इस कास्ट का है तो हम इसको ये नहीं करने दे रहे। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, इसके साथ कुछ और क्लबिंग करके कोई एक्चुअल रीजनेबल चीज है तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, चाहे ये वाले ग्राउंड्स भी हो, बट ओनली ऑफ पे नहीं होना चाहिए कि इलॉजिकल चीज कि एक बंदा इस रिलीजन का है तो वो इस टेंपल में नहीं घुस सकता। तो ये ओनली ऑफ का एग्जांपल हो गया कि रिलीजन के बेस पे किसी को एंट्री डिनाई कर दी। पर लेकिन किसी और चीज में, मान लो कि स्कूल है, स्कूल में रिलीजन के बेस पे एंट्री डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओनली ऑफ का मतलब ये है कि द सिग्निफिकेंस इज दैट एनी अदर ग्राउंड कंसिडरेशन फॉर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिसाइड्स प्रोहिबिटेड विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन 5 के अलावा अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस पे हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। एंड ये है जैसे कि फिजिकल फिटनेस हो सकती है कहीं पे क्राइटेरिया, और जैसे आर्मी वगैरह में कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें सिर्फ मेन को ले सकते हैं, तो वहां पे सेक्स आ गया ना कि मेन को ले सकते हैं। तो सिर्फ अगर सिर्फ सेक्स होता, कुछ और ना दिया होता, पर वहां पे फिजिकल फिटनेस नाम की चीजें हैं, काफी चीजें हैं, तो एज अ ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। फिर अब हम इसके शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। तो आर्टिकल 15(1) फर्स्ट प्रोविजन में दिया है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। सेकंड प्रोविजन में दिया है कि स्टेट एंड अदर्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये अदर्स वाला है वो इम्प्लिसिटली, डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट वो एक्सेस टू शॉप्स वगैरह के थ्रू हमें पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि बोला गया है। फिर जो थर्ड आर्टिकल है वो एक्सेप्शन है। फर्स्ट और थर्ड आर्टिकल नहीं, सॉरी, थर्ड प्रोविजन, फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन के लिए एक्सेप्शन है इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और जो फोर्थ है दैट इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29(2) क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज डिनाई नहीं कर सकते आप। देख लेते हैं हम ये आर्टिकल भी, जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन। आर्टिकल 29 ये रहा आर्टिकल 29(2) को एक्सेप्शन है। तो नो सिटीजन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली और एनी ऑफ देम। ग्राउंड्स क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, जो मैंने आपको अभी बताए। तो इसको एक्सेप्शन दे दिए इसकी 15(4) में। ठीक है, तो स्टेट, अब जैसे वहां पे लिखा था ना, कास्ट मेंशन्ड था कि कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बट आर्टिकल 15(4) में ये लिखा गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये कास्ट आ गई ना,
29(2) में लिखा था कि कास्ट के ऊपर नहीं करना है डिस्क्रिमिनेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री की बात जब होती है, पर लेकिन यहाँ पे कास्ट लिख दिया। इस करके ये एक्सेप्शन है 29(2) और 15 इटसेल्फ को, क्योंकि जो SC STs है वो बैकवर्ड क्लासेस थी किसी रीजन की वजह से, तो उनको अलग से अगर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी। तो पहले ही ये ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन था कि SC ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, SC STs को पहले दी गई थी एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बाद में आया था। दिस वाज एडेड बाय फर्स्ट CA 1951 इन रिस्पॉन्स टू चंपकम दुरायराजन केस। तो ये इसकी हिस्ट्री क्या थी ये देखते हैं हम, कि ये जो चंपकम वाला केस था इसमें बोल दिया गया था कि रिजर्वेशन नहीं अलाउड, मतलब कि आप वो तो कर सकते हो एडवांसमेंट के लिए, बट एक्चुअल में इनमें बोल दिया था कि रिजर्वेशन आप कर ही नहीं सकते। पर लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में 15th 4 ऐड कर दिया गया और इसमें इसको और इसको एक्सेप्शन दे के बोला गया कि SC BC एंड SC ST के एडवांसमेंट के लिए आप प्रोविजंस ऐड कर सकते हो, स्टेट के पास ये पावर है। ठीक है, फिर इसकी हिस्ट्री क्या हुई थी, यहाँ पे देखते हैं कि दुरायराजन केस ने बोला कि रिजर्वेशन कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए एंड 15(4) आर्टिकल ऐड किया। जो मैंने आपको पहले बोला था कि SC ST की रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, तो वो ओरिजिनली प्रोवाइडेड थी, 15(4) ऐड किया गया, ये 15(5) 15(6) ये सारे ऐड किए गए, आर्टिकल ओरिजिनली 3 तक था। तो इसमें 15(4) ऐड किया गया किसमें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसमें ये बोला कि स्टेट इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। फिर क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन मतलब क्या कहते हैं, इस वाले केस ने PA इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है चलो तुम रिजर्वेशन कर रहे हो कर लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, बट लेकिन वो रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लागू नहीं होगी, ये PA इनामदार केस ने कहा। तो इसको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट ने ऐड किया 15th 5 प्रोविजन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में काफी बार पूछा गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन कब और किस आर्टिकल द्वारा ऐड की गई थी। तो 93rd CA था 2005 में, ऐड कौन सी प्रोविजन हुई थी, 15(5). इसमें ये बोल दिया गया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन लागू होगी। तो फिर ये सारे ये वाला चैलेंज किया गया अशोक कुमार केस में कि 15(5) गलत है, पर अशोक कुमार केस में SC ने इसको अपहेल्ड किया कि नहीं 15(5) बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसकी हिस्ट्री हमने शॉर्ट में देख ली, अब थोड़ा डिटेल में ये देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या था। तो ये PA इनामदार केस में चंपाकरम में बोला था कि रिजर्वेशन कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए 15(4) ऐड कर दिया। 15(4) ऐड करने के बाद PA नामदार केस में SC ने बोला रिजर्वेशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे जो मर्जी कर लो। इसको काउंटर करने के लिए 93rd CA आया, 15(5) ऐड कर दिया। अब 15(5) को यूज करते हुए हमारा एक्ट आया एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2005 में। इसमें रिजर्वेशन एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन हो गई OBCs को, जिनको हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो पहले सिर्फ ओरिजिनली 22.5% SC और STs को थी, बट अब 2005 वाले एक्ट से 27.5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में OBCs को भी ऐड कर दी रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में। एंड फिर धीरे धीरे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट की। फिर यही 15(5) अशोक कुमार में चैलेंज किया गया एंड देन इसकी वैलिडिटी अपहेल्ड कर दी कि नहीं ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 16। 15th समझ में आ गया कि 15th में 5 ग्राउंड्स थे, 5 ग्राउंड्स थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
एंड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक्सप्लिसिटली स्टेट का बोला गया है, बट इनडायरेक्टली अदर्स को भी इन केसेस में नहीं डिस्क्रिमिनेट करना है। थर्ड में बोली गई है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक्सेप्शन, अगर इनको फेवर देना हो तो कर सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये बाद में ऐड की गई थी। फोर्थ ऐड गई थी फर्स्ट सीए एंड फिफ्थ 93rd से। सिक्स्थ का हमने पढ़ना है 103rd सीए 2019। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर वर्ड याद रखना, बैकवर्ड नहीं है ये, वीकर है। एमसीक्यू में पूछा था, मैंने गलत भी कर दिया था, सिर्फ एक वर्ड की वजह से। वीकर सेक्शन है ना कि बैकवर्ड। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन 4 and 5 एंड इंक्लूडिंग प्राइवेट एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये रिजर्वेशन नहीं काम करेगी। जो रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बोली गई थी कि अब कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिर भी नहीं होगी, अगर वो चाहे प्राइवेट है या चाहे स्टेट है, क्योंकि माइनॉरिटीज के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसमें भी आप रिजर्वेशन देने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होंगे। तो एमसीक्यू में पूछा गया था कि ओवरऑल 15 आर्टिकल में किस किस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है ओवरऑल। ठीक है, तुमको प्रोविजंस ऐसे 1 2 3 रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल पता होना चाहिए कि फेवर किसको किया गया है। वुमेन और चिल्ड्रन को फेवर कर सकते हैं, SCBC SC ST को फेवर कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फेवर कर सकते हैं। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा गया था। फिर इसके बेसिस पे कैसे कैसे एक्ट्स बने हैं। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर जो 1950 में आया था, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एमसीक्यू में पूछा गया था। तो एडेड कास्ट इन फर्स्ट शेड्यूल, जो SC और ST कास्ट हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करिए इस ऑर्डर के थ्रू। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 15 था ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड, एंड आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑफिसर्स वगैरह में। तो फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स होनी चाहिए। सिटीजन्स ये याद रखना है कि आर्टिकल 15 में भी सिटीजन्स, पर्सन कहीं नहीं बोला गया है। भाई देखो, अगर कोई बाहर का फॉरेन स्टूडेंट या रहने आता है तो उसको हम ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट करेंगे थोड़ा सा, उसकी फीस में भी, जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स की इंडियन इंस्टीट्यूशन में फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसे ही इंडियन स्टूडेंट्स की अदर कंट्रीज में फीस ज्यादा होती है। तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तो ऐसे तो कोई भी इंडिया में आके पढ़ लेगा। तो यहाँ पे सिटीजन लिखा है क्योंकि अपने सिटीजन्स को इधर प्रायोरिटी देनी जरूरी है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। तो 16th में भी सिटीजन है एंड 15th में भी सिटीजन है। ये बाद में जब सारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे तब हम कंपेयर करेंगे कि कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को हैं, कौन से राइट्स फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स को हैं, वो बाद में करेंगे। अभी कंसेप्ट पे फोकस करो कि एंड 16(2) के ग्राउंड्स क्या हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड दो चीजें और अलग है इसमें, वो है हम्म 16th आर्टिकल। इसमें ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, दो अलग चीज क्या है, डिसेंट एंड रेजिडेंस। इसमें अलग से एम्प्लॉयमेंट में रेजिडेंस एंड डिसेंट भी ऐड कर दिया। तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि PCS RR तो है ही, RD अलग से है। RD बोले तो एक R तो हो गया रेजिडेंस एंड D फॉर डिसेंट। फिर जो थर्ड प्रोविजन है वो है पार्लियामेंट्स पावर टू प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस, की पार्लियामेंट किसी लॉ के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर जगह के हिसाब से रेजिडेंस की कंडीशन लगा सकता है कि आप अगर यहाँ के रेजिडेंस हो तो ही आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये पावर दी गई है। अगर ऐसा कहीं एमसीक्यू में आए कि पार्लियामेंट पे पावर ही नहीं है, रेजिडेंस के नाम पे कभी रिस्ट्रिक्शन लग ही नहीं सकती, तो वो गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट पे पावर है, बाय लॉ रेजिडेंस एक कंडीशन हो सकती है। वो अगर लॉ में
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि रेजिडेंस के बेसिस पे करो भाई डिस्क्रिमिनेशन, इसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना करके ऐसी कुछ कंडीशन लगा सकता है। फिर है आर्टिकल 16(4) कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इन स्टेट सर्विसेज। तो यहाँ तक था ओरिजिनल, इसमें एडेड। अब ये जो 4A 4B वगैरह है ये बाद में एडेड किए गए हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे कैसे एडेड हुए हैं। जो 4th A है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब इसका ये सीधा ऐसे ही एडिट नहीं किया था, पहले सिर्फ 16(4) ऐड किया गया था, वो ऐड किया गया था 77 CA 1995 में। इसमें ये बोला गया था कि प्रमोशंस में भी SC ST को रिजर्वेशन मिलेगी। 16(4) में ओरिजिनली ये ऐड किया था 77 CA से, फिर दोबारा से इसको 85 CA 2001 में एडिट करके, मतलब अमेंड करके ये बोला गया कि प्रमोशन में पहले रिजर्वेशन तो थी बट अब उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी होगी। अब ये क्या होती है कि जैसे, मतलब काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि अगर एक A है एक B है, ये जनरल कास्ट है ये रिजर्व्ड कास्ट है, तो मान लो ये पहले लगा, A पहले लगा तो और B बाद में लगा, तो सीनियर तो वैसे A ही होगा, सीनियर तो वैसे A ही होगा, और बाद में अगर B लगा है तो ये इसका जूनियर होगा। पर अगर B रिजर्व्ड है और अब इसको प्रमोशन में भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन मिल रही है, तो उस रिजर्वेशन की वजह से A के पहले लगने की वजह से भी उस जॉब में B पहले प्रमोट हो जाएगा क्योंकि इसको रिजर्वेशन मिली है। तो कॉन्सिक्वेंशियल मतलब अगर ये चाहे बाद में लगाओ प्रमोट होकर, अगर ये ए से ऊपर आ गया पोस्ट में, तो अब ये बी ए का सीनियर बन चुका है। काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये है कि रिजर्व्ड पीपल रिजर्वेशन से जब प्रमोशन में ऊपर जाते हैं तो मे बी वो अनरिजर्व से सीनियर हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो ये बाद में 16(4) को एडिट करके अलग से ऐड की गई थी। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी हिस्ट्री, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कि अब रिजर्वेशन की क्या हिस्ट्री रही है कि मंडल कमीशन है, उन्होंने 1991 में पीएम जब वीपी सिंह थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किस आर्टिकल के अंदर 16(4) के अंदर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। एंड पहले SC STs को तो रिजर्वेशन थी, अब अलग से OBCs को 27.5% रिजर्वेशन दे दी थी एम्प्लॉयमेंट्स में, पहले अर्लियर ऑलरेडी को एग्जिस्टेंस में ऐड करके। तो टोटल ऑफ 50% रिजर्वेशन होगी, कुछ SC को, कुछ ST को एंड कुछ OBCs को। अब ये ऑर्डर है जो चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी केस में 1992 में। क्यों? कि पहली बात ये 16 आर्टिकल के ही अगेंस्ट है, दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप ऐसे रिजर्वेशन या फिर फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें चैलेंज की गई थी। यहाँ पे लिखी है कि किस बेसिस पे चैलेंज किया गया था कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16(4) बाय merely an executive order and it is against the principle of equality and against article 16 itself। तो SC ने क्या जजमेंट दी? SC की जजमेंट ऐसी थी कि रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय लॉ एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ऐसे कर सकते हैं जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है। टोटल रिजर्वेशन अब 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है, 50% कर दी ओके, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कांट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। देखो अब 103rd अमेंडमेंट से इकोनॉमिक क्राइटेरिया आया, बट लेकिन 1992 की बात कर रहे हैं, 2019 में अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी रिजर्वेशन आ गया, बट 1992 में बोला था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स डू नॉट कवर प्रमोशंस, तो इसको काउंटर करने के लिए कौन सा किया था? ये वाला 16(4) ऐड किया था कि प्रमोशंस में भी हम रिजर्वेशन देंगे। फिर आता है मीन्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर ओनली फॉर OBCs, कि OBCs में क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट लागू किया जाए।
एंड कैरी फॉरवर्ड रूल अलाउड है, बट ओवरऑल लिमिट 50% ब्रीच नहीं करनी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है कि मान लो एक साल में 100 पोस्ट थी, पर लेकिन जैसे भी जितने भी बच्चे आए वो 95 ही भरी पाई। अब नेक्स्ट ईयर क्या है, 100 पोस्ट दोबारा निकल रही है उसी चीज की, बट पिछले साल की 5 जो है वो रह गई थी भरनी। तो अब देखा जाए तो ये ऐड करके हमारे पास 105 पोस्ट है। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि इसमें भी 50% ही रिजर्वेशन देनी है, जबकि 5 तो पिछली है। तो इसको भी काउंटर करने के लिए ये लोग गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, ये वाला 16(4)(b) ऐड कर दिया था कि भाई अगर पिछली पोस्ट बची है तो उसको हम 50% में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो तो पिछले साल की थी ना, वो अब हमें अब भरनी पड़ रही है, तो हमारी क्या गलती। तो उसके लिए 16(4)(b) ऐड किया गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई होगा जब अगर हो रहा है तो उसमें 50% लिमिट तब ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि 5 पोस्ट तो पिछले साल की थी ना, तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन 50% से ऊपर होगी, क्योंकि 5 पोस्ट तो पिछले साल की है, उसका भी तो हमने उसमें कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। तो ये 16(4)(b) में बोल दिया गया था। फिर अब जो 82nd CA है उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 335 में कुछ चेंजेस लाए गए। वो क्या थे कि स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन एंड क्वालिफाइंग मार्क्स कम होंगे रिजर्व्ड लोगों के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशंस रिजर्व लोगों के लिए कम कर दिए। आर्टिकल 335 इसमें चेंजेस किए गए। कौन सी CA से 82nd 2000 में ये चीजें हुई थी। फिर आता है 85th CA 2001 में। ये मैंने बताया कि इस वाले में पहले सिर्फ प्रमोशन में इन्होंने बोला कि प्रमोशन में हो सकती है रिजर्वेशन, अब उसी रिजर्वेशन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी इन्होंने ऐड कर दी। कितने 1995 और 2001 6 साल में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी ऐड कर दी। तो अब ये जो सारे अमेंडमेंट्स है 77, 81st, 82nd, 85 ये सारे चैलेंज किए गए एम नागराज केस में। अब इसमें 5 जज बेंच बैठी एंड इन्होंने सभी की वैलिडिटी अपहेल्ड कर दी, मतलब सभी को ठीक बोला कि इसमें कुछ गलती नहीं है, एंड कुछ डायरेक्टिव्स दिए स्टेट को फॉर फ्यूचर कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। मतलब कि कोई बंदा इस चीज पे केस नहीं कर सकता कि मुझे रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज आई एम बैकवर्ड। तो ये एक मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये टोटली स्टेट की डिस्क्रेशन है कि अब वो अगर उसको लगता है कि जो हायर पोस्ट है उस पे इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है कोई बैकवर्ड क्लासेस या कास्ट, तो स्टेट लॉ बना करके वो राइट उनको दे सकता है। बट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है कि स्टेट बाउंड नहीं है ऐसे रिजर्वेशन देने के लिए प्रमोशन में। ठीक है, इफ स्टेट विशेस तो क्वांटिफाइबल डाटा होना चाहिए कि मतलब एक डाटा दिखाओगे, हमें एक्चुअल डाटा दिखाओ कि ये चीज है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं बड़ी पोस्ट पे, इतने लोग छोटी पोस्ट पे हैं, ये कास्ट है, एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करनी है। बट ये क्वांटिफाइबल डाटा अब इतने सारे सर्वेज एंड कैसे करें, तो इसके लिए भी दोबारा मतलब केस जो हुआ उसमें कोर्ट ने बोला जर्नैल सिंह केस में कि नो नीड ऑफ क्वांटिफाइबल डाटा टू प्रूव बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस प्रूव करने के लिए कोई डाटा नहीं चाहिए, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो इन एडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन कि ये कास्ट इस पोस्ट में रिप्रेजेंटेड नहीं है सही से, तो इनएडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी की कोस्ट पे नहीं कुछ होना चाहिए, मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टोटली मेंटेन रहनी चाहिए कहीं पे भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज को आपने नहीं भूलना। तो अगर एमसीक्यूज में आए कि क्वांटिफाइबल डाटा जरूरी है आ, आ, करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह या फिर करने के लिए, तो उसमें नहीं, ये दूसरे वाले केस में जर्नैल सिंह में बोल रहे थे कि क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, तो इसको काइंड ऑफ भूल भी सकते हैं। ये दो चीजें याद रखनी है, इनएडिक्वेसी इन रिप्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बस होना चाहिए, मेंटेन रहे। फिर अब हम आते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में। तो ये एबोलिश्ड एंड फोरबिडन इन एनी फॉर्म है, प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म फोरबिडन है, ये टोटली एब्सोल्यूट राइट है। मतलब कि स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट है, ना तो स्टेट ऐसी कोई हरकत कर सकता है ना ही कोई इंडिविजुअल ऐसी हरकत कर सकता है। एंड अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों
क्योंकि इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड नॉट लिटरल। स्पेसिफिक मीनिंग कैसे? इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, उसको देखते हुए इन्वर्टेड कोमास में इस करके डाला गया है, कोई अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं डाली। तो अनटचेबिलिटी इंडियंस को पता है कैसे प्रैक्टिस करा करते थे, तो ये है इन्वर्टेड कोमास में यहाँ पे should not be taken literally but construed in terms of practice in context of Indian history. Act of untouchability by an individual must be in relation to the historical meaning of the term, where a disability is imposed on any individual by virtue of his or her birth. ठीक है? And practice prevailing among Hindus. It refers to the practice prevailing among Hindus where certain communities are called untouchables and it is considered that their touch, physical touch, would pollute others. तो untouchability की definition नहीं दी गई है, ये देवराजल केस, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग बट नाम ही ऐसे ऐसे हैं, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है कि अनटचेबिलिटी को कैसे तुमने देखना है। अनटचेबिलिटी इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि लिटरली। क्योंकि अगर कोई बंदा बीमार है, जैसे कोरोना में अनटचेबिलिटी हम प्रैक्टिस कर रहे थे किसी बीमार बंदे से, तो वो कास्ट या रिलीजन के बेस पे नहीं थी। अब वहां पे तो जरूरी थी ना अपनी हेल्थ के लिए, वो तो गवर्नमेंट ने ही बोला हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग। तो लिटरल मीनिंग में नहीं लेना, मतलब कि कोई कोरोना वाला पॉजिटिव पेशेंट जाके केस कर रहा है कि लोग मुझे टच नहीं कर रहे, मतलब मुझसे दूर दूर रह रहे हैं, तो लिटरल नहीं ले सकते, जो हिस्ट्री में है वो देखना। ठीक है? तो ये आर्टिकल 17 और 35A सेकंड में ऑफेंस बोला गया है इसको। फिर बस इसमें इतना ही है। इसको प्रैक्टिस करते हुए जो पार्लियामेंट ने है लॉज बनाए, सिविल राइट्स एक्ट 1959, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1989 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड एक प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013। कई बार इसके वो आ जाते हैं क्रोनोलॉजी। तो ये एक एब्सोल्यूट राइट है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है? किसी भी फॉर्म में, किसी भी कहीं पे भी आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर आता है आर्टिकल 18, लास्ट आर्टिकल। इसके बाद वाले फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये प्रैक्टिस हमारी ब्रिटिश टाइम से चलती आ रही है कि ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ बेस्टोइंग टाइटल्स टू इंडियंस। ठीक है? पर लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी, मतलब इस चीज को काफी वो देखा जाता था कि टाइटल्स वाले लोगों को ज्यादा हवा दे रहे हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इस करके स्टेट ने सोचा कि इसे हम एबोलिश करते हैं कि टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन कैसे? मान लो अगर किसी इंसान ने डीयू से पीएचडी करी है, तो पीएचडी लगने के बाद उनके नाम के सामने डॉक्टर लगता है हर जगह, तो ये तो एकेडमिक उन्होंने एक चीज हासिल करी है ना, उसके तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स लगाना होना चाहिए। तो सेकंड वाले प्रोविजन में ये है, सिटीजन्स कांट रिसीव टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सिटीजन्स किसी भी हालत में फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। फिर थर्ड प्रोविजन में बोला है कि अगर कोई नॉन सिटीजन है और वो हमारे इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर स्टेट ऑफिस होल्ड करता है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है टाइटल फॉरेन से, बट विद प्रेसिडेंट का कंसेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही कर सकते हैं। फोर्थ है कि अगर मान लो सिर्फ प्रेजेंट्स है, एमोल्यूमेंट्स है, क्या वो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ले सकते हैं? तो वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट दे कैन एक्सेप्ट प्रेजेंट्स एंड एमोल्यूमेंट्स और ओनली बट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स परमिशन। तो ये वाला चार्ट देख लेते हैं कि हु कैन गिव टाइटल। स्टेट दे ही नहीं सकता इंडिया में, स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक के अलावा कोई टाइटल नहीं दे सकता, ना सिटीजन को ना नॉन सिटीजन को। हु कैन रिसीव द टाइटल? स्टेट तो क्यों ही करेगा, मतलब ठीक है, सिटीजन तो टाइटल रिसीव ही नहीं कर सकता है फॉरेन से। ठीक है? नॉन सिटीजन है वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन से, कंसेंट से। और प्रेजेंस एंड एमोल्यूमेंट सिटीजन भी कर सकते हैं, नॉन सिटीजन भी कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट के कंसेंट से। ये टाइटल्स का हो गया। अब एक ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था और यूपीएससी में भी शायद आया था कि पद्म अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, क्या ये टाइटल्स माने जाते हैं या नहीं?
तो बालाजी राघवन केस 1996 में ये बोला था कि ये चीजें टाइटल्स नहीं है, बट दे आर गिविंग इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A(j) में है कि वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। मतलब अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको अगर हमने ऐसे अवार्ड्स दे दिए तो हम उनको और बढ़ावा दे रहे हैं कि और लोग इनसे इंस्पायर होके अच्छा काम करें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये टाइटल्स नहीं माने जाएंगे, ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बट दे कांट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू अवॉर्डीज नेम। एंड सीडीएस में एग्जैक्टली ये पूछा गया था कि इस भारत रत्न अवार्ड में क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, तो दे डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, बट द अवार्ड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एंटाइटलमेंट्स। मतलब अगर आपको भारत रत्न या समथिंग अवार्ड मिलता है, भारत रत्न पर्टिकुलरली, तो उसमें एक आपको मेडेलियन मिलेगा, मेडेलियन मतलब मेडल, एंड अ मिनिएचर, ए सैनड, सैनड मतलब सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and that person, Bharat Ratna awardee, will be treated as a state guest by state governments when traveling within a state। ये 2024 का ही PYQ है। तो आपका आर्टिकल 12 से लेके 18 तक फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले आर्टिकल्स के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।